हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ आपके कंसेप्ट्स को ब्रशअप करेंगे और आपको कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ये सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जेईई, एनडीए में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। तो हमको बताना है कि 4 टेम्परेचर स्केल आपको गिवन है, इनमें से कौन सा टेम्परेचर स्केल जो है वो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है। तो एब्सोल्यूट जीरो, जैसा कि हमको पता है कि एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सभी मैटर एग्जिस्ट करना बंद कर दे, बिकॉज उस टेम्परेचर पर मॉलिकुलर मोशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है, रुक जाता है। ओके, तो इसलिए उस टेम्परेचर को 0 केल्विन टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा स्केल एब्सोल्यूट जीरो पर बेस्ड है? तो आंसर होगा सी, केल्विन स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। तो यहाँ पर आपसे इनडायरेक्टली 1 जूल की डेफिनेशन पूछी गई है। सो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 जूल एक्चुअली होता क्या है। 1 जूल किसका यूनिट है? जूल यूनिट है आपका, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क यू कैन से। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क 1 जूल है वो कब होगा? जब फोर्स की वैल्यू हो जाए 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाए 1 मीटर। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कोई फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से अगर उस बॉडी के अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम बोलेंगे कि कितना वर्क हुआ? 1 जूल वर्क हुआ। ओके, तो 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए हमको और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको 1 मीटर का। ओके, दोनों ही चीज़ 1 1 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए है ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। तो यहाँ पर 1 डाइन की बात हो रही है और डिस्प्लेसमेंट आपको 1 सेंटीमीटर बोला है, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। बी है ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। यहाँ पर फोर्स 1 डाइन बोली है बट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दे दिया है, बट ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि 1 डाइन बोला गया है। सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको 1 न्यूटन बोला है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर बोला है जो कि मीटर होना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फाइनली हमारे पास बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या बोला है आपको? ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is are advantages of solar energy in comparison to traditional energy sources। तो हमको बताना है कि सोलर एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक थर्मल पावर और हाइड्रो पावर। ओके, सो नंबर 1 इज सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हैज़ द हाइएस्ट पावर डेंसिटी अमंग ऑल द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उन सब में सबसे ज़्यादा हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो यस, बिल्कुल करेक्ट एक स्टेटमेंट है ये, बिकॉज जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं लाइक क्या क्या होगा? जियोथर्मल एनर्जी होगा और आपका हाइड्रो पावर होगा और आपका सोलर एनर्जी होगा, विंड एनर्जी होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो सोलर एनर्जी को ही यूज़ किया है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 इज सोलर एनर्जी इज क्लीन, सस्टेनेबल एंड डजंट लेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल नहीं होता और ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी। और सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मीन्स जो लॉन्ग टर्म तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे तक। ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंटली चीपर देन द इलेक्ट्रिसिटी गिवन बाई अदर सोर्सेज। यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सोलर एनर्जी सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इसके अंदर हमको कोई इनपुट नहीं देना होता। हम डायरेक्टली सन से सनलाइट ही यूज़ करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फाइनली आपका आंसर हुआ डी, ऑप्शन 1 2 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which among the following comparisons of geostationary orbit and geosynchronous orbit is are correct। तो जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स होते हैं सैटेलाइट के, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों ऑर्बिट होते क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का आपका इक्वेटर हो गया, तो जो सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर रिवॉल्व करती है उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और
जो सैटेलाइट इक्वेटर के ऊपर या नीचे कहीं पे भी ऐसे यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है या यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है या यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है, इन सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ओके, लेकिन दोनों ही जो सैटेलाइट्स है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, इन दोनों की जो रोटेशन की स्पीड होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो सेम होती है अर्थ की रोटेशनल स्पीड के, इसलिए इन दोनों के नाम में ये जियो वर्ड आ रहा है। जियो मीन्स अर्थ। ओके, तो एक जो दोनों में सिमिलैरिटी है दोनों सैटेलाइट्स में, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी में, वो ये है कि दोनों की एंगुलर स्पीड अर्थ की एंगुलर स्पीड के इक्वल होती है। ओके, और डिफरेंस ये हुआ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर रिवॉल्व करती है और जियो सिंक्रोनस अर्थ के इक्वेटर के ऊपर नहीं बल्कि कहीं पे भी यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर सकती है इक्वेटर से दूर। ओके, सो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 1, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर, जियो सिंक्रोनस मे नॉट बी सर्कुलर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं, लेकिन जियो सिंक्रोनस ज़रूरी नहीं है सर्कुलर हो, सर्कुलर भी हो सकते हैं और वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, किसी और शेप के भी हो सकते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट बी डायरेक्टली अबव इक्वेटर, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नॉट अबव इक्वेटर। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी हमने इसके बारे में बात करी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमेशा इक्वेटर के जस्ट अबव होते हैं और जियो सिंक्रोनस उसके अबव नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट व्हाइल देयर कैन बी मैनी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो जस्ट अबव होता है इक्वेटर के, तो इक्वेटर के ऊपर तो एक ही ऑर्बिट बन सकता है, इसलिए ये एक ही होगा, और जियो सिंक्रोनस तो कहीं पे भी बन सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। तो जो अल्फा रेडिएशंस होती हैं वो हम रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी का मतलब वो थेरेपी जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग कैंसर और ट्यूमर, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम अल्फा रेडिएशंस को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम कौन से रेडिएशन को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गामा रेडिएशंस को। तो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि 3 टाइप की रेडिएशंस होती है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो इसके अंदर हम गामा रेडिएशंस को यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग ट्यूमर एंड अल्फ़ा को यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन आपको यह है कि अल्फ़ा को क्यों यूज़ नहीं करते, तो रीज़न ये है कि हमने ये पढ़ा है कि इन तीनों रेडिएशंस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसकी, गामा की। गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है और अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, एंड गामा हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो क्योंकि अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है तो वो ह्यूमन स्किन के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम अल्फ़ा रेडिएशंस को यूज़ नहीं करते फॉर रेडियोथेरेपी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए बी, इट इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता बिकॉज इट्स की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती है, और पेनिट्रेटिंग पावर कम की होती है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ओके, अल्फा बीटा गामा के अंदर सबसे बड़ा साइज़ जो होता है वो अल्फा का होता है और सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो गामा का होता है, इसलिए गामा किसी भी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है, और अल्फा पेनिट्रेट नहीं कर सकता इजीली बिकॉज उसका साइज़ बहुत बड़ा है। ओके, तो ये हमने 5 क्वेश्चन पढ़े, सभी के सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको कंसेप्ट्स को ब्रश अप करने में। ओके, मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लाता रहता हूँ अपनी चैनल पर। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।